नमस्कार। जनरल साइंस की इस सीरीज में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। जनरल साइंस में भौतिकी के 13 क्लासेस अब तक मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। ये 14वां क्लास है और हमारा जो टॉपिक गतिमान था उसका नाम था वेव मोशन एंड साउंड, यानी हम तरंग गति और ध्वनि के बारे में पढ़ रहे थे। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे। तो इसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो चीज़ों को हमने पिछली क्लास में जहाँ पे छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हुए अपनी चीज़ों को कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? तरंगों के अध्यारोपण से, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। यहाँ से जो है आज की क्लास की शुरुआत होगी। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो सीरीज़ आप देख रहे हैं साइंस वाली, तो अगर आप जैसे बहुत से लोगों को ये सलाह देते हैं कि जब भी आप जनरल साइंस की तैयारी करें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, खास करके हम नॉन टेक्निकल फील्ड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर एनसीईआरटी का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है। तो मैं आपको यहाँ से ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप ये मान करके चलेंगे कि आपकी एनसीईआरटी ऑलरेडी कंप्लीट यहाँ से होती चली जा रही है। ठीक है, चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और वहाँ पर आपको जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चंस को हल करना है वो सारे के सारे इस सीरीज से हो जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है तरंगों का अध्यारोपण। अध्यारोपण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, ये होता क्या है? तरंगों का अध्यारोपण किसे कहते हैं? देखिए, जब किसी माध्यम में एक बिंदु पर बहुत सारी वेव्स जो होती हैं आपस में आकर के मिल जाती हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है सुपर पोजिशन ऑफ द वेव्स, यानी इसी को हम तरंगों का अध्यारोपण कहते हैं। अध्यारोपण समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बारे में इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रगामी और अप्रगामी तरंगों के बारे में। तो वहां पर ये टर्म यूज होगा, अध्यारोपण। ठीक है, तो अध्यारोपण को पहले समझ लेंगे आप, तो फिर तरंग की जो परिभाषा हम देखेंगे, चाहे अप्रगामी तरंग की हो या प्रगामी तरंग कौन सी होती है, प्रगामी तरंग कौन सी होती है, तो अध्यारोपण आप समझ जाएंगे तो वहां पर जो टर्म यूज होगा उसको पहले से ही क्लियर करके हम यहाँ से चल रहे हैं। ठीक है, तो लिंक बनाते हुए मैं चल रहा हूं ताकि अगला वाला जो टॉपिक आएगा उसको आप पिछले वाले टॉपिक से लिंक कर सकें। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता होता, और जब भी हम किसी डेफिनेशन को पढ़ते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं तो कोई टर्म अगर उसमें हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर परिभाषा भी समझ में नहीं आती है। तो अध्यारोपण समझ में आ गया। सुपरपोजिशन क्या होता है? कोई भी मीडियम है, माध्यम आप समझते हैं। माध्यम जैसे मैंने इस क्लास की शुरुआत करी थी तो मैंने आपको बताया था माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। ठोस माध्यम हो सकता है, कोई भी द्रव माध्यम हो सकता है, गैसीय कोई माध्यम हो सकता है, तो मीडियम अलग अलग हो सकते हैं। तो किसी मीडियम में या किसी माध्यम में एक ही बिंदु पर बहुत सारी तरंगें आपस में क्या कर रही हैं? मिल रही हैं, तो इसको बोलेंगे हम तरंगों का अध्यारोपण, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, अब अप्रगामी तरंगों को समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अप्रगामी तरंगों को अंग्रेजी में बोला जाता है स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स, ये इसकी अंग्रेजी है। ठीक है, तो अप्रगामी तरंगें क्या होती हैं सर? जब दो ऐसी प्रगामी तरंगें जिनके आयाम समान हैं, जिनकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी समान है। मैंने आपको एक चीज अभी बताई है कि जैसे इसमें टर्म यूज हो रहा है आयाम, आवृत्ति, अध्यारोपण, ये सारी चीजों के बारे में आपको पहले पता चल चुका है। मैंने आपको बताया है कि आयाम क्या होता है तरंग का, डायग्राम के माध्यम से भी बताया है तो आपको पता होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति किसे कहते हैं, वो भी आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन चीजों को अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बिल्कुल मैं कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहा हूँ आपका। ऐसा नहीं कि आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर देके चला जाऊं और आधी अधूरी जानकारी ऐसे ही आपको मिल जाए, तो वो चीजें नहीं होंगी। ठीक है, तो आयाम आपको पता है, आवृत्ति आपको पता है, ये दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप अप्रगामी तरंग को समझेंगे। तो क्या होता है? अप्रगामी तरंगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। दो प्रगामी तरंगे हैं जिनके आयाम कैसे हैं सर? समान है। फ्रीक्वेंसी दोनों की कैसी है? समान है। और वो किसी बद्ध माध्यम में, बद्ध माध्यम अंग्रेजी में इसको बोलेंगे बाउंडेड मीडियम, BOUNDED, बाउंडेड। ठीक है, बंधा हुआ कोई माध्यम है। तो कोई बद्ध माध्यम में जो प्रगामी तरंगे हैं जिनके आयाम समान हैं, आवृत्ति समान है, तो जो दोनों तरंगे हैं ये एक चाल से चलती हैं, लेकिन दिशा जिनकी कैसी होती है? विपरीत होती है। तो उनके अध्यारोपण के माध्यम से एक नई तरह की तरंग जो है वो हमको प्राप्त होती है, जो उस मीडियम में बिल्कुल स्टेबल दिखाई देती है, स्थिर प्रतीत होती है, और यह नई प्रकार की जो तरंग है इसी को हम स्टैंडिंग वेव के नाम से जानते हैं, अप्रगामी तरंग के माध्यम से जानते हैं। तो कीवर्ड याद रखने, पूरी परिभाषा याद न रख करके आप किसी भी डेफिनेशन के कीवर्ड याद रखिए। अप्रगामी तरंग की बात जब आएगी तो वहां पर बात होगी प्रगामी तरंगें, अलग अलग प्रगामी तरंगें हैं जिनके आयाम समान हैं,
आवृत्ति समान है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस माध्यम में ये जो अलग अलग प्रगामी तरंगें हैं गति कर रही हैं, संचरण कर रही हैं, वो माध्यम कैसा है, बंद है। ठीक है, एक बाउंडेड मीडियम है। इस डायग्राम की सहायता से आप आसानी से चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है ए वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट, और इसके बीच में से इसकी जो माध्य स्थिति वाली एक लाइन है, तो ये जो एक मीडियम को प्रदर्शित कर रहा है, जो कि दोनों साइड से कैसा है सर, बिल्कुल बाउंडेड है। ठीक है, दोनों साइड से ये माध्यम कैसा है, बाउंडेड है। अब इसमें दो अलग अलग तरंगे या दो से ज्यादा तरंगे जो कि किस प्रकृति की हैं, प्रगामी प्रकृति के हैं, जिनके आयाम समान है, जिनकी आवृत्ति समान है, वो एक ही चाल से चलती हैं लेकिन विपरीत दिशा में चलती हैं। एक ही चाल से चल रही हैं लेकिन विपरीत दिशा में चल रही हैं, गति कर रही हैं, तो उनका आपस में क्या हो जाएगा, सुपर पोजिशनिंग हो जाएगी, उनकी अध्यारोपण हो जाएगा, और उनके अध्यारोपण से एक नई प्रकार की तरंग उत्पन्न होगी, और उसी नई प्रकार की तरंग को हम अप्रगामी तरंग के नाम से जानेंगे। तो देखिए यहां से ये वेव जो है ए वाले पॉइंट से चलना स्टार्ट हुई है, वो ऐसे जाएगी और फिर नीचे की तरफ एक अपना अधिकतम विस्थापन तय करेगी, और फिर ये दूसरे वाले जो दूसरी साइड में बाउंडेड मीडियम का जो दूसरा वाला पॉइंट है, इससे टकराएगी, टकरा के फिर वापस लौटेगी। ठीक है, टकरा के वापस लौटेगी। तो क्या हुआ यहाँ पर, देखिए एक तरंग इधर से ऐसे करके गई, और जब ये इस वाले पॉइंट से टकराई, तो इसके बाद में फिर इसका जो है एक तरह से बोल सकते हैं आप टकरा के वापस लौटना, परावर्तन हुआ। परावर्तन हुआ तो फिर ये जो है एक नई प्रकार की तरंग यहाँ से आई। तो ये पहली वाली तरंग जो इधर से गई थी, देखिए मैंने एरो लगा रखा है यहाँ पे, इधर से गई थी और टकरा के फिर इधर से जो है दूसरी तरफ चलने लगी, दिशा विपरीत हो गई। ये वाली दिशा इस दिशा में जाती है, यहाँ से ये टकरा के इस वाली दिशा में लौटती है, तो एक दूसरे को ये काटती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर जो है चढ़ जाती हैं, अध्यारोपण हो जाता है। तो जो अध्यारोपण के फलस्वरूप जो एक नई प्रकार की वेव हमको नजर आती है, वही अप्रगामी तरंग होती है। ठीक है, अब यहां से एक चीज समझने की है देखिए यहां पर एक टर्म यूज होता है प्रस्पंद और निस्पंद। प्रस्पंद और निस्पंद, जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको बता रखा था। ये प्रस्पंद और निस्पंद क्या होते हैं, प्रस्पंद पर जो कंपन आयाम होता है वो मैक्सिमम होता है, प्रस्पंद पर कंपनों का जो आयाम होता है वो अधिकतम होता है, निस्पंदों पर जो कंपन आयाम होता है वो शून्य होता है। ठीक है, यानी मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में ये बताया कि ये कोई मीडियम है, ये कोई तरंग जो है यहां से जा रही है, तो पहले ये ऊपर वाला उठा हुआ भाग, फिर ये नीचे की तरफ इसका जो है धंसा हुआ हिस्सा। तो इसकी मध्यमान स्थिति से कोई भी तरंग कंपन का जो अधिकतम विस्थापन होता है वो आयाम होता है, यानी यहाँ इसके मध्यमान स्थिति से लेकर के इसकी अधिकतम विस्थापन जो दूरी होती है ये वाला ही, ठीक है, ये आयाम होता है इसका। तो आयाम किसी भी तरंग का जितना ज्यादा होगा, आयाम किसी भी तरंग का जितना ज्यादा होगा उतना ही कंपन कम होगा, आयाम जितना कम होगा उतना ही कंपन अधिक होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रस्पंद और निस्पंद की। तो प्रस्पंद पे हमने देखा जहां आयाम ज्यादा है, आयाम ज्यादा है, देखिए ज्यादा डिस्टेंस हो गई ऊपर वाली, चाहे हम नीचे वाली डिस्टेंस की बात करें मध्यमान स्थिति से, तो ये दोनों ही चीजें, चाहे ऊपर की तरफ डिस्टेंस लें बीच वाली पोजीशन से, चाहे नीचे की तरफ डिस्टेंस लें, दोनों ही क्या है, आयाम है। तो ये अधिकतम विस्थापन है इस तरंग का, तो इसको हम प्रस्पंद बोलेंगे, एंटी नोड। और जहां पर तरंग का जो आयाम है वो शून्य हो, जैसे ये तरंग यहां से यहां पे गई और मध्यमान स्थिति ये यहां पे टकराई, तो इस जगह पर क्या है, विस्थापन शून्य है, क्योंकि मध्यमान स्थिति से न तो ये ऊपर है न नीचे है, तो कहीं पर भी विस्थापन नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोल देंगे नोड्स या निस्पंद। ठीक है, तो प्रस्पंद और निस्पंद समझ में आ गए। अब यहां से याद रखेंगे दो क्रमागत निस्पंदों या दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की जो दूरी होती है वो लैम्डा बट्टे 2 से प्रदर्शित करी जाती है, और एक निस्पंद और उसके निकटतम प्रस्पंद के बीच की दूरी जो होती है वो लैम्डा बट्टे 4 से प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं इसमें, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि चीजें समझ में आनी चाहिए। अप्रगामी तरंग में दो तीन चीजें याद रखनी है, दो समान आयाम की समान आवृत्ति की प्रगामी तरंगें किसी भी बाउंडेड मीडियम में एक ही चाल से लेकिन अलग अलग दिशाओं में गति करती हैं, तो उनका आपस में अध्यारोपण होता है, सुपर पोजिशनिंग होती है, और उनकी सुपर पोजिशनिंग के फलस्वरूप एक नई प्रकार की वेव प्राप्त होती है, और इसी नई प्रकार की
प्राप्त वेव को हम अप्रगामी तरंग या स्टैंडिंग वेव के नाम से जानते हैं। तो आशा करता हूं चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका संगीतिक ध्वनि तथा शोर, म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज। संगीतिक ध्वनि और शोर में क्या अंतर है? देखिए, संगीतिक कोई भी ध्वनि होगी या कहीं पर शोर हो रहा होगा, दोनों में आपके कानों को क्या फील होगा? जहां पर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, पियानो बज रहा है, कहीं पे वायलिन बज रही है, बांसुरी बज रही है, तो आपके कानों को उनकी जो आवाज सुनाई देगी, ध्वनि सुनाई देगी, वो आपके कानों को सुखद लगेगी। आपको अनुभूति जो होगी वो अच्छी होगी। ठीक है, तो सुखद अनुभूति या अच्छी अनुभूति किसी भी ध्वनि की कब होती है? जब वस्तु की जो ध्वनि की आवृत्ति है वो निश्चित होती है, और निश्चित आवृत्ति के नियमित कंपन जब होते हैं तो वो संगीत ध्वनि जो है उसी से उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे हम वायलिन बजाते हैं, तबला बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, इन सभी इंस्ट्रूमेंट जो हैं, इनकी जो ध्वनि होती है वो किस तरह की होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है, निश्चित आवृत्ति के नियमित कंपन होते हैं। निश्चित आवृत्ति के नियमित कंपन होते हैं, एक व्यवस्थित तरीके से इन इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया जाता है। व्यवस्थित मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आवृत्ति कैसी है? निश्चित है, नियमित रूप से उनके वाइब्रेशंस जो है इनमें होते हैं। इसी वजह से इनसे निकलने वाली ध्वनि को हम म्यूजिकल साउंड कहते हैं, संगीतिक ध्वनि कहते हैं, जो हमारे कानों को सुखद अनुभूति का एहसास कराती है। शोर की बात करेंगे तो एक शोर एक कर्कश ध्वनि होती है, कानों को कर्कश अनुभूति होती है, कानों को अप्रिय ध्वनि जो है ये महसूस होती है। कारण क्या है कि शोर जहां पे भी हो रहा होता है वहां पर वस्तुओं की अनिश्चित आवृत्ति होती है, और अनिश्चित आवृत्ति के अनियमित कंपन होते हैं। ठीक है, इरेगुलर वाइब्रेशंस उन चीजों में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से शोर जो है वो सुनाई देता है। जैसे हथौड़े से किसी चीज को पीटें तो वहां पर जो आवृत्ति है वो अनिश्चित है और अनियमित रूप से कंपन हो रहे हैं, जिस वजह से ये ध्वनि जो है हमारे कानों को सुखद नहीं लगती है। ठीक है, जैसे टिन के डब्बे को डंडे से मारते रहो, पीटो उसको, तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होगी तो वो उसको हम म्यूजिकल साउंड नहीं कहेंगे, उसको हम शोर कहेंगे, क्योंकि उसमें अनिश्चित आवृत्ति के अनियमित कंपन हो रहे हैं। तो संगीतिक ध्वनि, शोर यहां से क्लियर हो जाएगा। संगीतिक स्केल, म्यूजिकल स्केल क्या होता है? देखिए, संगीत में सरसता, सरसता का मतलब होता है मेलोडी, लय, लय का मतलब होता है रिदम। ठीक है, तो कोई भी म्यूजिक है, संगीत है, संगीत में सरसता और लय लाने के लिए कुछ स्वरों को क्रमागत रूप से बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी के क्रम में एक श्रेणी में रखा जाता है, और इनके बीच एक नियमित अंतराल होता है। स्वरों की ये श्रेणी ही क्या कहलाती है? म्यूजिकल स्केल कहलाती है, संगीतिक स्केल कहलाती है। और इसी में आता है एक डाइटोमिक स्केल, द्विटोनी स्केल। ठीक है, द्विटोनी स्केल जो है इसको हम अगर इंडियन सिस्टम में बोलें तो इसको हम सरगम कहते हैं। इसमें जो पैमाना होता है उसमें 8 स्वर, वैसे 7 स्वर होते हैं, आपको पता है, सारे ग म प ध नी, इस तरीके से 7 स्वर होते हैं। लेकिन जैसे इसको हम बोलते हैं स्केल के रूप में तो सारे ग म प ध नी, नी के बाद में फिर सा आ जाता है, इस तरीके से 8 स्वर जो है वहां पे होते हैं। तो इसका जो पहला स्वर होता है, ठीक है, पहला स्वर जो होता है द्विटोनी स्केल का, उसको बोलते हैं मूल स्वर, और अंतिम स्वर जो होता है उसको बोलते हैं हम अष्टक। ठीक है, द्विटोनी स्केल का जो पहला स्वर होता है वो मूल स्वर कहलाता है, अंतिम स्वर जो है वो अष्टक कहलाता है। जो मूल स्वर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, न्यूनतम आवृत्ति का होता है, और जो अष्टक होता है यानी अंतिम स्वर जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, उच्चतम होती है, ये याद रखेंगे। अष्टक की आवृत्ति, ये इंपॉर्टेंट है, अष्टक की आवृत्ति यानी अंतिम स्वर की आवृत्ति मूल स्वरक की आवृत्ति की दुगनी होती है। संगीत सिद्धांत में आधुनिक दीर्घ तथा लघु स्केल जो होते हैं वो द्विटोनी होते हैं। और वाद्य यंत्रों की बात करें तो जैसे हारमोनियम हो गया, आपका बाजा जिसको गांवों में बोलते हैं हारमोनियम, हारमोनियम होगा, पियानो हो गया, तो इनका जो सिद्धांत है वो द्विटोनी स्केल पर ही आधारित है, इसी स्केल पर काम करते हैं हारमोनियम और पियानो। ठीक है, इसके बाद में आते हैं आपके विस्पंद। विस्पंद को बोलते हैं इंग्लिश में बीट्स। बीट्स क्या होते हैं, विस्पंद क्या होते हैं? जब लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें, ठीक है, यहां पर याद क्या रखना है, देखिए समान आवृत्ति की, जिन दो ध्वनि तरंगों की बात हम कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, आवृत्ति कैसी है, समान। तो लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें एक साथ उत्पन्न जब की जाती हैं तो परिणामी ध्वनि तरंग की तीव्रता समय के साथ बढ़ती है या फिर घटती है। और ध्वनि की तीव्रता में होने वाला ये जो चेंज है, परिवर्तन है, इसी को हम विस्पंद के रूप में देखते हैं या विस्पंदों की परिघटना के रूप में देखते हैं। ठीक है, बीट्स इसको हम कहते हैं।
इसके बाद में डॉपलर इफेक्ट आता है। डॉपलर इफेक्ट के एग्जाम्पल्स जो है आप याद रखेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, जब ये सीरीज मैंने स्टार्ट करी, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट से ज्यादा आपको ध्यान देना है उस कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल्स पे, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किसी भी कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट के एग्जाम्पल्स को आप याद रखेंगे, काफी बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? जब किसी ध्वनि स्रोत या श्रोता के बीच में जो रिलेटिव मोशन होती है, ध्वनि स्रोत मतलब ऐसी कोई वस्तु जो ध्वनि पैदा कर रही है जहां से साउंड जनरेट हो रहा है, और श्रोता मतलब वह साउंड जिस व्यक्ति तक जा रहा है, जो उसको सुन रहा है, वो श्रोता है। ध्वनि स्रोत जहां से कि कोई भी साउंड जनरेट हो रहा है। तो जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच क्या होती है? रिलेटिव मोशन होती है, आपेक्षिक गति होती है। तो श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति स्रोत की आवृत्ति से भिन्न होती है, और ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले इस परिवर्तन की घटना को ही हम डॉपलर इफेक्ट करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे मान करके चलिए यहां पर कोई गाड़ी है। जैसे आजकल आपने देखा होगा शादी में या कोई प्रोग्राम होता है तो आजकल जो डीजे वगैरह यूज होता है, तो उसको गाड़ियों में रख के, बॉक्स वगैरह रख के लोग बजाते हैं। ठीक है, तो ये कोई गाड़ी है, इसमें साउंड रखे हुए हैं जो कि लगातार बजाया जा रहा है। यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, तो आप जो है इधर गति कर रहे हैं, और ये जो ध्वनि स्रोत है ये स्रोत हो गया, और इस आवाज जो है ये आप तक पहुंच रही है, तो आप श्रोता हो गए। आप श्रोता हो गए, ये ध्वनि स्रोत आपकी तरफ, ये ध्वनि स्रोत आपकी तरफ इधर आ रहा है, और आप जो है ध्वनि स्रोत की तरफ आ रहे हैं, या फिर ये अलग दिशा में जा रहा है, आप अलग दिशा में जा रहे हैं। तो रिलेटिव मोशन हो रही है, आपेक्षिक गति हो रही है आपके बीच में और ध्वनि स्रोत के बीच में। तो आप तक जो ध्वनि आएगी या आपके कानों में उस स्रोत से निकली हुई ध्वनि जब पहुंचेगी, तो उसमें और उसकी आवृत्ति में और उस ध्वनि स्रोत से जो ध्वनि निकल रही है उसकी वास्तविक आवृत्ति में कुछ अंतर या परिवर्तन आपको प्रतीत होगा। जिस फ्रीक्वेंसी की ध्वनि उस ध्वनि स्रोत से निकल रही है उसमें और आपके कानों तक आने वाली ध्वनि की फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन महसूस होता है, क्योंकि आपके बीच में क्या हो रही है? आपेक्षिक गति हो रही है। आप ध्वनि स्रोत की तरफ जाएंगे तो आपको आवाज तेज महसूस होती चली जाएगी, और जैसे जैसे आप ध्वनि स्रोत से दूर होते चले जाएंगे तो आपको उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम महसूस होती चली जाएगी। तो ये जो परिवर्तन है आभासी परिवर्तन हो सकता है, ये वास्तविक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ध्वनि स्रोत अपनी जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी के साथ में वो ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। लेकिन आपको जो यह परिवर्तन महसूस हो रहा है फ्रीक्वेंसी में, ये आपकी और ध्वनि स्रोत की रिलेटिव मोशन की वजह से महसूस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन है आवृत्ति में, इसी को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। इसके प्रयोग क्या है? डॉपलर इफेक्ट का प्रयोग वायु में उड़ते विमान के वेग का अनुमान लगाने में किया जाता है। इसके अलावा डॉपलर इफेक्ट का प्रयोग जल के भीतर चलती हुई पनडुब्बी का वेग ज्ञात करने में लगाया जाता है। तारों या गैलेक्सियों की गति का अनुमान लगाने में भी डॉपलर इफेक्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे प्लेटफॉर्म पर आते हुए रेल इंजन की सीटी की जो ध्वनि होती है वो तीक्ष्ण रूप से और ऊंची आवृत्ति की प्रतीत होती है, लेकिन जैसे जैसे इंजन प्लेटफॉर्म को पार करके आपसे दूर जाता है तो ध्वनि नीची आवृत्ति की या कम आवृत्ति की प्रतीत होती है। ये डॉपलर इफेक्ट के कारण ही होता है। डॉपलर इफेक्ट का प्रयोग शरीर के विभिन्न भागों में रक्त के प्रवाह यानी ब्लड का जो फ्लो होता है वो और हृदय की धड़कन का अध्ययन करने में भी किया जाता है। इसके बाद में आता है आपका ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। व्यतिकरण क्या है? जब दो समान आवृत्ति या आयाम की ध्वनि तरंगें एक साथ किसी माध्यम में एक बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि का पुनर्वितरण हो जाता है, और इसी पुनर्वितरण की घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम? व्यतिकरण कहते हैं। तो यहाँ पर व्यतिकरण की जब बात आती है तो व्यतिकरण को दो तरीके से हम देखते हैं। एक आता है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण हिंदी में जिसको कहते हैं। एक होता है विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण में क्या अंतर है? जब ध्वनि तरंगे, जिन ध्वनि तरंगों के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये ध्वनि तरंगे जिनके आवृत्ति समान है,
आयाम समान है, अगर ये समान कला में गति करती हैं, समान कला में क्या करती हैं, गति करती हैं, तो जो व्यतिकरण होता है सर वो संपोषी व्यतिकरण होता है। और यही ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति समान है, आयाम समान है, विपरीत कलाओं में गति करते हैं, तो क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जो संपोषी व्यतिकरण होता है इसमें जो तीव्रता होती है ध्वनि तरंगों की वो अधिक होती है, और विनाशी व्यतिकरण में, ठीक है, विनाशी व्यतिकरण में ध्वनि तरंगों की तीव्रता जो है वो कम हो जाती है। इसको कैसे समझेंगे, जैसे मान करके चलिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी वेव का, ध्वनि तरंग का, तो एक तरंग जो है वो इस तरीके से गति करेगी, ऊपर जाएगी, श्रृंग गर्त श्रृंग गर्त श्रृंग गर्त, इस तरीके से गति करेगी। अब कोई दूसरी तरंग है और वो भी क्या कर रही है, मैंने आपको बताया कि समान कला में गमन, जिस तरीके से ये तरंग गई है उसी तरीके से दूसरी तरंग भी इसी कला में, जिस कला में ये तरंग गति कर रही है उसी कला में दूसरी तरंग, तो जब समान कला में तरंग गति करेगी तो बिल्कुल वो इसी के ऊपर चलेगी, इसी तरीके से दोनों तरंगें एक साथ चलेंगी। जब दोनों तरंगें एक साथ चलेंगी तो तरंग की तीव्रता कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे, संपोषी व्यतिकरण कहेंगे। इसके विपरीत ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई तरंग जो है पहली तरंग, क्योंकि आवृत्ति आयाम तो समान है तो बिल्कुल इस तरीके से श्रृंग गर्त श्रृंग गर्त श्रृंग गर्त, इस तरीके से कोई साउंड वेव जो है वो गति कर रही है। अब दूसरी साउंड वेव जिसका के वही आयाम है वही आवृत्ति है, वो जो है क्या कर रही है, विपरीत दिशा में या विपरीत कला में जो है वो गमन कर रही है। तो विपरीत कला में गमन कैसे करेगी, यहां से आएगी देखिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से विपरीत कला में गमन करेगी। तो विपरीत कला में जब तरंग गति करेंगी दोनों, तो उनकी तीव्रता कम हो जाएगी और इस तरीके का जो व्यतिकरण होगा वो विनाशी व्यतिकरण होगा, क्योंकि तीव्रता कम हो रही है। तीव्रता का क्या हो रहा है सर, विनाश हो रहा है, तो ये विनाशी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो व्यतिकरण और संपोषी और विनाशी व्यतिकरण आपकी समझ में यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि आ गया होगा। संपोषी व्यतिकरण में तरंगे, दो तरंगे जिनके आयाम आवृत्ति समान है वो एक ही कला में गति करती हैं, तीव्रता बढ़ जाती है। विनाशी व्यतिकरण में दो तरंगे जिनके आयाम और आवृत्ति अलग, आयाम और आवृत्ति समान है, विपरीत कला में गमन करती हैं, विपरीत कला में गति करती हैं, तीव्रता कम हो जाती है, तो वो डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण कहलाता है, विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, समुद्र में लाइट हाउस जो होते हैं उनसे बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाजों को संकेत भेजे जाते हैं, सिग्नल भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज ऐसे क्षेत्रों में आ जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ऐसे क्षेत्रों में जहाज पर सायरन से आने वाली ध्वनि और पानी से परावर्तित होकर आने वाली ध्वनि के बीच में विनाशी व्यतिकरण हो जाता है, यानी सायरन से जो ध्वनि आ रही है वो ध्वनि और पानी से परावर्तित होकर के आने वाली ध्वनि एक ही कला में गमन करने लग जाती है, आयाम आवृत्ति समान हो जाती है, विनाशी व्यतिकरण हो जाता है, तीव्रता कम हो जाती है और इस वजह से जो आवाज है या सिग्नल जो भेजे गए हैं वो सुनाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये इसी का उदाहरण है विनाशी व्यतिकरण का। ध्वनि तरंगों का विवर्तन क्या होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स, इसको समझते हैं। विवर्तन की शर्त होती है कि अवरोध का आकार जो है, ठीक है, यानी कोई भी साउंड वेव गति कर रही है, कोई भी साउंड वेव गति कर रही है तो ये किसी न किसी चीज से आगे जाकर के टकराएगी, तो जो टकराएगी जिस चीज से वो अवरोध है जो ध्वनि तरंग के मार्ग में आ रहा है, उस अवरोध का जो आकार है वो ध्वनि की वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए, तुलनीय होना चाहिए। ठीक है, तो इससे जो घटना होगी या परिघटना होगी वो ध्वनि तरंगों का विवर्तन कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये ध्वनि स्रोत है और ये श्रोता है कोई, यहाँ से ध्वनि निकल रही है यहाँ तक पहुंच रही है, तो ध्वनि स्रोत से इस तरीके से कोई ध्वनि तरंग जा रही है, मार्ग में कोई अवरोध आ गया और इससे टकरा करके वो इस तरीके से लौट गई, श्रोता तक पहुंच गई। ठीक है, तो तुलनीय होगी तो वो बिल्कुल उसी, जहां जिस दिशा से आई है लगभग उसी दिशा में जो है वापस की तरफ लौट जाएगी, श्रोता तक पहुंचेगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो तरंग दैर्ध्य है ध्वनि स्रोत से निकलने वाली तरंग की और अवरोध से टकरा करके श्रोता तक पहुंचने वाली जो तरंग है उस तरंग, दोनों की जो वेवलेंथ है वो कैसी होगी, समान होगी। ठीक है, ये किस में होता है, ये डिफ्रैक्शन में होता है, विवर्तन में होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
ये यहाँ से जो तरंगों के प्रकार चालू होंगे, ठीक है, वो उनको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और आपने देखा होगा तो पीसीएस में भी लास्ट 2 इयर्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, यानी जो अलग अलग प्रकार की तरंगे हैं, जैसे आपकी पराबैंगनी तरंगे हो गई, विद्युत चुंबकीय तरंगे हो गई, एक्स तरंगे हो गई, गामा वेव्स हो गई, आपकी दृश्य प्रकाश हो गया, तो इनकी वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम या इनकी आवृत्ति का बढ़ता हुआ या घटता हुआ क्रम अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले तरंगों को अलग अलग रूप से समझते हैं, मतलब पार्टिकुलर एक एक तरंग के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद में कहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनको अंग्रेजी में कहा जाता है, ये वे तरंगें हैं जिनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, मतलब इनके गति करने के लिए, इनके संचरित होने के लिए कोई भी माध्यम हो ऐसा आवश्यक नहीं है, और इन्हें एक्स किरणें भी कहते हैं। मतलब एक्स किरणें भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। एक्स किरणें या एक्स रेज इनको हम बोलते हैं। तो ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। और इनके अलावा बहुत सारी ऐसी तरंगें हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में आती हैं, जैसे प्रकाश तरंगें, इनको भी हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। गामा किरणें, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ऊष्मा तरंगें, रेडियो वेव्स हो गई, अवरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश, ये सारे जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाते हैं। प्रश्न इस तरीके से भी यहाँ से बना है काफी बार कि निम्न में से कौन सी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में नहीं आती है। तो आपको अलग अलग तरंगों के नाम दे देगा, आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो आपको याद रखना है, प्रकाश तरंगें हो गई, गामा किरणें हो गई, ऊष्मा तरंगें हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, अवरक्त किरणें हो गई, या दृश्य प्रकाश हो गया। ये सभी किरणें जो होती हैं कैसी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। गुण क्या होते हैं सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तभी आप समझ पाएंगे कि कौन सी किरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, कौन सी नहीं है। तो गुण इनके क्या हैं कि ये जो तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये त्वरित आवेश के द्वारा पैदा होती हैं, त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती हैं, और इनके संचरण के लिए किसी भी तरह के मीडियम की कोई भी जरूरत नहीं होती है। अगला इनका जो गुण है, प्रॉपर्टी है, वो ये है कि वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इनका परावर्तन या रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ऊर्जा और संवेग जो है इन तरंगों में होता है। ये तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, एनर्जी और मोमेंटम से युक्त होती हैं। इनकी चाल जो होती है वो प्रकाश की चाल के समतुल्य होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होती है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है। इनकी जो वेवलेंथ की रेंज है, तरंग दैर्ध्य का जो परास है, वो 10⁻⁻14 मीटर से लेकर के 10⁸ मीटर या इससे ज्यादा हो सकती है। ठीक है, इनका जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, ये उसका रेंज है, परास है। इसके बाद में आता है आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसको कहते हैं। तरंगों का आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के क्रम में वर्गीकरण करना ही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। यानी जो अलग अलग तरंगें आपने देखी, जैसे गामा तरंग हो गई, एक्स रेज हो गई, आपकी अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, दृश्य प्रकाश हो गया, अवरक्त हो गया, माइक्रो तरंग हो गई, या फिर आपकी रेडियो तरंग हो गई। तो इनको जब हम बढ़ती हुई आवृत्ति के क्रम में या घटती हुई आवृत्ति के क्रम में, या तरंग दैर्ध्य की घटती या बढ़ती हुई सीमा के क्रम में जब इनको हम व्यवस्थित करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से काफी बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। ये जो क्रम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये इनका तरंग दैर्ध्य के क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में जो है यहाँ पर ये चीजें दिखाई गई हैं। तो इससे ये पता चलता है आपको कि गामा किरणों की बात करें, एक्स हो गई, या आपकी पराबैंगनी हो गई, दृश्य प्रकाश हो गया, अवरक्त हो गया, माइक्रो तरंगें और रेडियो तरंगें, इसमें से सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य होती है वो रेडियो तरंगों की होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होती है रेडियो तरंगों की होती है। देखिए, रेडियो तरंगों को दीर्घ रेडियो तरंग भी कहते हैं, और इससे पहली जो तरंग है माइक्रो तरंग, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, माइक्रो तरंग को लघु रेडियो तरंग भी कहते हैं। ठीक है, वैसे जनरली इनको हम माइक्रो तरंग और रेडियो तरंग कहते हैं। माइक्रो तरंग को लघु रेडियो तरंग के नाम से भी जाना जाता है, और रेडियो तरंगों को दीर्घ रेडियो तरंग भी हम कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हम देखेंगे ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य इनमें गामा किरणों की होती है, फिर उससे ज्यादा एक्स किरणों की, फिर उससे ज्यादा पराबैंगनी किरणों की, फिर आता है इसके बाद में दृश्य प्रकाश, इसके बाद में अवरक्त आता है, फिर माइक्रो और फिर रेडियो। तो याद रखेंगे इनमें से मतलब जो है आपको अगर जैसे कभी कभी जैसे हम डिकोड करते हैं ना क्वेश्चंस को, तो जैसे आपको पता है कि सबसे कम किसकी होती है गामा की, सबसे ज्यादा किसकी होती है रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य, ये भी आपको पता है। तो आसानी से आप जो क्रम दिया होता है ऑप्शंस में उसको आप आसानी से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट में आपको पता है कि रेडियो तरंग ही आना चाहिए, स्टार्टिंग में गामा तरंग आना चाहिए, तो ऐसा देख लीजिए वहां पे आपको कोई ना कोई हिंट जो है वहां से मिल जाएगा ऑप्शंस में से, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। अब जितनी भी तरंगों के नाम आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं इनके बारे में हम बारी बारी से जानेंगे, ठीक है। तो गामा किरणों की बात करते हैं। गामा किरणों की खोज करी थी किसने? बैकेरल और क्यूरी ने 1896 में। इनका जो वेवलेंथ रेंज होता है 10⁻⁻16 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर के बीच में होता है। ये नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पन्न होती हैं और इनका उपयोग कैंसर के इलाज में, इसके साथ साथ परमाणु का जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसकी संरचना में भी गामा किरणों का जो है उपयोग होता है। एक्सरेज की बारे में बात करते हैं, एक्स किरणों के बारे में बात करते हैं। 1895 में रोंटगन ने एक्स किरणों की खोज करी। इनका ये तरंग दैर्ध्य परास है 10⁻⁻13 मीटर से 10⁻⁸मीटर। तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के किसी भारी लक्ष्य से टकराने के द्वारा एक्स रेज उत्पन्न होती हैं, एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। शरीर में हड्डी टूटने, फेफड़ों के रोगों में, शरीर में छुपी गोली आदि का पता लगाने में एक्स रेज का यूज होता है। एक्सरे जनरली आप देखते हैं हड्डी टूट गई एक्सरे करवाने जाते हैं तो वो एक्स किरणें ही होती हैं, ठीक है। इनकी एक कमी ये होती है कि ये जो है जो लिविंग टिश्यू होते हैं, सजीव ऊतक होते हैं या जीव जो है उनको हानि पहुंचा सकती हैं। ये इनका एक जो है नेगेटिव पॉइंट है। पराबैंगनी किरणों के बारे में बात करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज इनको कहा जाता है। 1801 में रिटर के द्वारा इनकी खोज करी गई। इनका जो तरंग दैर्ध्य परास होता है वो 6 × 10⁻⁻10 मीटर से 4 × 10⁻⁷मीटर के बीच में होता है। सूर्य, वैद्युत आर्क, स्पार्क और आयनित गैसों के विसर्जन के फलस्वरूप पराबैंगनी किरणें उत्पन्न होती हैं। उपयोग क्या है इनका? ये नकली दस्तावेजों और जो खाने की वस्तुएं होती है उनके संरक्षण में प्रयुक्त की जाती हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव और बहुत सी बीमारियां के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने में भी अल्ट्रावायलेट रेज का यूज होता है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य के आधार पर जो है हम यहाँ पर कुछ चीजें देखते हैं कि जैसे अगर 320 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक जो मतलब जिसकी तरंग दैर्ध्य होगी तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज ए। मतलब ये पराबैंगनी जो किरणों के बारे में हम बात करें उसके 3 प्रकार हैं, ठीक है। 3 तरीके से उनको जो है वर्गीकृत किया जा सकता है, 3 रूपों में उसको वर्गीकृत किया जा सकता है, ए बी सी। अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। और ये किसके आधार पर हम करते हैं? इनकी तरंग दैर्ध्य के आधार पर करते हैं। तो जिस पराबैंगनी किरण की तरंग दैर्ध्य 320 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर के बीच में होती है तो वो आसानी से पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। वे पराबैंगनी किरणें जिनकी तरंग दैर्ध्य 320 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर के बीच में होती है वो आसानी से पृथ्वी के वायुमंडल को भेदते हुए पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। 280 नैनोमीटर से 320 नैनोमीटर के बीच में जिन पराबैंगनी तरंगों की तरंग दैर्ध्य होती है वो बी वाली कैटेगरी में आती हैं। और ये क्या होती हैं? ये आंशिक रूप से ओजोन लेयर के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। मतलब इनको पूरी तरीके से हमारी जो ओजोन परत है अवशोषित नहीं कर पाती, आंशिक रूप से अब अवशोषित कर पाती है। तो कुछ हिस्सा जो है अवशोषित हो जाता है ओजोन लेयर के द्वारा और कुछ हिस्सा जमीन तक पहुंच जाता है। ऐसी अल्ट्रावायलेट रेज जिनकी वेवलेंथ 100 नैनोमीटर से लेकर के 280 नैनोमीटर के बीच में होती है ये सी वाली कैटेगरी में आती है और ये पूरी तरीके से ओजोन परत के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार हो गए इनकी तरंग दैर्ध्य के आधार पर। इसके बाद में दृश्य प्रकाश आता है, इसको बोलते हैं विजिबल लाइट वेव्स। न्यूटन ने खोज करी थी 1666 में। तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में। स्रोत क्या है, कहाँ से उत्पन्न होती है? ये आयनित गैसों और तापदीप्त वस्तुओं से उत्पन्न होती है। उपयोग इनका कहाँ कहाँ किया जाता है? विद्युत बल्ब में, सोडियम लैंप में, फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होते हैं उनमें इसका यूज होता है। अणुओं की संरचना का पता लगाने में भी दृश्य प्रकाश तरंगों का उपयोग किया जाता है। दृश्य प्रकाश तरंगों को बढ़ते तरंग दैर्ध्य के आधार पर निम्नलिखित तरंगों के रूप में विभाजित किया गया है। यहाँ से देखेंगे
ठीक है, जैसे आपका वायलेट कलर हो गया बैंगनी, ब्लू हो गया, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये जो कलर्स के नाम दे रखे हैं इसको बोलते हैं प्योर स्पेक्ट्रल कलर्स। ठीक है, इस रंगों का जो समूह है बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इसको बोलते हैं हम प्योर स्पेक्ट्रल कलर्स। अलग अलग इनकी वेवलेंथ होती है, तो वेवलेंथ जो है यहाँ पे लिखी हुई है। तो क्रम अगर आप याद रख पाए, दृश्य प्रकाश के जो रंग होते हैं उनकी बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य के रूप में क्रम जो है वो यही है। ठीक है, वेबग्योर वगैरह आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे आई नहीं है, आई नहीं रखना है आपको। ठीक है, तो वेबग्योर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, उसी के आधार पर इसका क्रम याद रख सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको पता है। तो ये बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, तो ये इस तरीके से अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ इन रंगों के बारे में देखें तो सबसे पहले अगर बैंगनी को रखा जाए और सबसे अंत में लाल को रखा जाए तो इसका मतलब ये है कि बैंगनी से लेकर के लाल रंग तक जब आप जाते हैं तो ये बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य के क्रम में है, यानी सबसे कम तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ बैंगनी रंग की होती है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, लाल रंग की होती है। और यही क्रम इनका बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इनकी घटती हुई आवृत्ति का क्रम है। यानी इसका मतलब ये है कि बैंगनी रंग की आवृत्ति जो है सबसे ज्यादा होती है, लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है। या आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जिस तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी उसकी आवृत्ति उतनी ही ज्यादा कम होगी, और जिस रंग की तरंग दैर्ध्य जितनी कम होगी उसकी आवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे कि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है तो इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये बढ़ती तरंग दैर्ध्य और घटती आवृत्ति का क्रम है दृश्य प्रकाश के रंगों का। इसके बाद में आपका अवरक्त विकिरण आता है, इंफ्रारेड रेडिएशन हर्सेल ने 1800 में खोज करी थी, और ये गर्म वस्तुएं और सूर्य से प्राप्त होती हैं। इनका जो यूज किया जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में इसका यूज होता है, जैसे पौध घर जो होते हैं पौधों को गर्म रखने में अवरक्त विकिरण का यूज करते हैं। उपग्रहों में लगे अवरक्त संसूचकों का उपयोग जो है वो सैन्य उद्देश्यों, खास करके नाइट विजन में जो है इसका यूज होता है। फसलों की वृद्धि को प्रेक्षित करने में, आकलन करने में भी अवरक्त विकिरण का प्रयोग होता है। इसके अलावा जो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, टीवी हो गया, रिमोट हो गया, टीवी रिमोट का जो टीवी रिमोट में जो यूज होती है वो कौन सी वेव्स यूज होती हैं, अवरक्त वेव्स या अवरक्त किरणें यूज होती है। ठीक है, सूक्ष्म तरंगें माइक्रोवेव्स के बारे में बात करते हैं। हेनरिक हर्ट्ज ने 1888 में खोज करी थी। वेवलेंथ इसकी 1 मिलीमीटर से 0.1 मीटर तक होती है, रेंज है इसकी। उपयोग इसका होता है रडार प्रणाली में, रडार सिस्टम में जो है माइक्रोवेव्स का यूज होता है, या इनको लघु रेडियो तरंगे भी कहा जाता है। सूक्ष्म तरंगों को ही लघु रेडियो तरंगे भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। विमान संचालन में जो रडार सिस्टम होता है उसमें माइक्रोवेव ही यूज होती हैं। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन जो घरों में यूज किया जाता है, ओवन वगैरह, उसमें भी यही तरंगें यूज होती हैं। मोबाइल फोन और वाईफाई में भी यही तरंगें यूज होती हैं। उपग्रह और बेतार संचार में भी माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में रेडियो वेव्स आती हैं। 1895 में मार्कोनी के द्वारा इनकी खोज करी गई। तरंग दैर्ध्य जो होती है इनकी 1 नैनोमीटर से कुछ किलोमीटर तक होती है। सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं वेवलेंथ होती है वो रेडियो तरंगों की होती है। क्रम मैंने आपको पहले बता दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, रेडियो संचार, दूरदर्शन संचार प्रणाली में। इसके अलावा इन रेडियो तरंगों के बारे में एक फैक्ट आपने पढ़ा ही होगा, वह सबको पता होगा, पृथ्वी का जो आयन मंडल होता है, आयनोस्फीयर होता है, तो आयनोस्फीयर से ये जो है रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं और लौट आती हैं रेडियो तरंगें। ठीक है, रेडियो तरंगों और सूक्ष्म तरंगों दोनों का उपयोग संचार के लिए किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों ही तरंगें जो है संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती हैं। चाहे रेडियो तरंगे हैं चाहे आपकी सूक्ष्म तरंगे हैं, यानी चाहे लघु रेडियो तरंगे हैं चाहे दीर्घ रेडियो तरंगे, दोनों का ही उपयोग जो है संचार में किया जाता है। लेकिन रेडियो तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य है वो सूक्ष्म तरंगों से ज्यादा होता है, और ये आयनोस्फीयर से टकरा करके वापस लौट आती हैं, और सूक्ष्म तरंगें जो हैं वो वायुमंडल को पार कर जाती हैं। सूक्ष्म तरंगें जो है वो वायुमंडल को भेद देती हैं, और ये जो होती हैं आपकी रेडियो तरंगें, ये आयनोस्फीयर से टकरा करके वापस लौट आती हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। इसके बाद में प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति के बारे में बात करते हैं। फ्लोरसेंस प्रतिदीप्ति का अंग्रेजी रूपांतरण है। कुछ पदार्थ जब उच्च आवृत्ति वाले प्रकाश द्वारा प्रदीप्त किए जाते हैं तो ये अपेक्षाकृत कम आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, और इसे ही प्रतिदीप्ति कहा जाता है। ठीक है, उच्च आवृत्ति वाले प्रकाश जैसे कि नीला प्रकाश हो गया, ठीक है, या अल्ट्रा वायलेट जो आपका किरण है उसका जो प्रकाश है वो हो गया,
तो ये जब जो है उच्च आवृत्ति वाले प्रकाश से कुछ पदार्थों को प्रदीप्त किया जाता है, तो ये कम आवृत्ति का प्रकाश जो है उत्सर्जित करते हैं और इसके परिघटना को हम प्रतिदीप्ति के नाम से जानते हैं। अनुप्रयोग क्या है? प्रतिदीप्ति की सहायता से अल्ट्रावायलेट किरणों का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा सड़क के किनारे जो निर्देशक बोर्ड लगे होते हैं, डायरेक्शन बोर्ड लगे होते हैं, उनको प्रतिदीप्ति पेंट से पेंट किया जाता है ताकि रात में रोशनी पड़ने पर ये चमक सके। ठीक है। स्फुर दीप्ति क्या होती है? ठीक है, फास्फोरेसेंस इसको बोलते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रकाश स्रोत हटाने पर भी कुछ देर तक प्रकाश का उत्सर्जन करते रहते हैं, और ये परिघटना जो है ये स्फुर दीप्ति कहलाती है। जैसे घड़ी की सुइयां आपने देखी होगी, साइन बोर्ड हो गए, बिजली के बोर्ड हो गए, स्फुर दीप्ति के कारण ही ये सारी चीजें चमकती हैं। इन पर पहले लाइट डालिए। लाइट वाली घड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी घड़ी जिसमें लाइट नहीं है, तो उस पर लाइट डाला आपने, लाइट डालने के बाद में आपने टाइम देखा, फिर आपने लाइट हटा लिया, तो भी कुछ देर तक या कुछ तक कह सकते हैं कम समय अंतराल तक वो घड़ी की सुइयां जो है वो प्रकाश का उत्सर्जन करती रहती हैं। इसी घटना को हम स्फुरदीप्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये आपका जो वेव मोशन और साउंड वाला टॉपिक था ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया, और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मुख्य रूप से 3 टॉपिक आपके बचे हैं। एक आपका ऑप्टिक्स आएगा, इसके बाद में प्रकाशिकी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और थोड़ा सा बड़ा भी है, तो उसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऑप्टिक्स के बाद में आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक है, और इसके बाद में मॉडर्न फिजिक्स वाला टॉपिक है। तो ये 3 टॉपिक बचे हैं। 3 टॉपिक कवर होने के साथ ही आपकी भौतिकी जो है जनरल साइंस में वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में हम बायो वाले पोर्शन को कवर करेंगे। ठीक है। तो अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि यहाँ से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमको मिली है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम आ सकती है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक दूसरी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।